हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, दो ध्रुवीयता का अंत। जिसमें हम देखेंगे दो ध्रुवीयता यानी अमेरिका और रूस, ये दोनों ध्रुवीयता का अंत कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला है सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। ठीक है, सोवियत प्रणाली थी क्या, हम जानेंगे कि इंट्रो देखेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत संघ का विघटन, एक बड़े से साम्राज्य का विघटन कैसे हो गया, समाप्त कैसे हो गया, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोवियत प्रणाली थी क्या। पहले हम देखते हैं सोवियत प्रणाली एक्चुअल में थी क्या, पहले जान तो ले हम। ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 के समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये कब आता है अस्तित्व में, जब 1917 में समाजवादी क्रांति होती है। ठीक है, सोवियत गणराज्य तब अस्तित्व में आता है। ठीक है, ये 1917 में आता है। कहाँ पे, यूएसएसआर में, रूस में। ठीक है, रूस में क्रांति होती है, समाजवादी क्रांति 1917 में, जिस जो लेकर आता है क्या, समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित था। सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि जो क्रांति थी पूंजीवाद के खिलाफ थी, यानी अमेरिका के खिलाफ में थी। ठीक है, समाजवादी विचारधारा निजी संपत्ति को समाप्त करके समाज में एक समानता के सिद्धांत पर रचने का प्रयास किया। मतलब जो ना, ये समाजवादी विचारधारा क्या कहते हैं, निजी संपत्ति को खत्म करना चाहते थे। किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी जो पूरी सोसाइटी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत पे काम करता था। इसमें सोवियत संघ ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता दी। जो सोवियत संघ था, ठीक है, इसमें स्टेट को, राज्य को, मतलब सरकार को सबसे ऊपर रखता था और पार्टी को, राज्य में जो पार्टी है उसको ऊपर रखता था। ठीक है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। यानी सोवियत राजनीतिक प्रणाली में सिर्फ एक ही पार्टी की पूरी मतलब सत्ता उसके हाथ में था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे कि आज हम देख सकते हैं चीन में एक ही पार्टी का है। ठीक है, कोई दूसरी पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, जैसे कि भारत में है, कई सारी पार्टियां हैं, वहाँ पे नहीं था ऐसा। ठीक है, अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में था। पूरी जो शक्ति थी होती थी, इकोनॉमिक पावर जो होती थी, वो राज्य के मतलब सरकार के हाथों में होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। ठीक है, सोवियत संघ की सेना ने उन्हें फासीवादी ताकतों से मुक्त कराया था। अब इन देशों की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा पर ढाला गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, जो पूर्वी यूरोप का देश है वो किसके हाथ में आ गया, सोवियत संघ के हाथ में आ गया। ठीक है, अब तो वहाँ पे भी क्या होगा, सोवियत संघ होगा। ठीक है, मतलब सोवियत संघ का ही राज होगा, वहाँ पे भी समाजवादी ही होंगी, विचारधाराएं होंगी। ठीक है, इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। सेकेंड दूसरी दुनिया इसी को कहा जाता है, जो पूर्वी यूरोप था। ठीक है, इसका नेता सोवियत गणराज्य था। इसका मतलब सीनियर कौन था, जाहिर सी बात है सोवियत संघ ने जीता है तो वही होगा ना। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा। यदि अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अन्य देशों से कहीं ज़्यादा विकसित थी। मतलब दोनों कंपटीशन में थे, आमने सामने। ठीक है, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की व्यवस्थित प्रणाली के कारण जुड़े हुए थे। मतलब वही देख सकते, दोनों के साथ एक ही कंडीशन थी, मतलब डेवलपमेंट थे दोनों एक दूसरे के। बोल सकते जैसे वो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो भी काफ़ी डेवलप कर चुकी थी, और जो सोवियत संघ था ये भी काफ़ी डेवलप कर चुका था। इसके पास ऊर्जा संसाधन थे और दूर दराज के जो इलाके तो वहाँ से मतलब आने जाने के रास्ते भी थे। ये सारी प्रणालियाँ इसके पास थी, सोवियत संघ के पास, इसलिए उसके टक्कर में खड़ा था अमेरिका के ही। इसका घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। जैसे कि आज हम बोलते हैं हमें समाजवादी होना चाहिए, मतलब सोशल के बारे में, हमें अपनी चीज़ें अपने देश में ही हर चीज़ें बनानी चाहिए। जैसे कि ये सोवियत संघ करता था, ये सुई से लेकर कार तक की सारी चीज़ें खुद ही अपने देश में बनाता था और कोई यूज़ करता था, बाहर से कुछ भी नहीं मंगाता था। हाँ, गुणवत्ता में पश्चिमी देशों के स्तर नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। मतलब पश्चिमी देशों के जैसा नहीं था क्वालिटी में, लेकिन ठीक ठीक था कि जीवन के जो वहाँ के नागरिक थे उनके लिए बेहतर था वो।
यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी, मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदि सभी थी। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें थी, बेरोजगारी नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी थी, शिक्षा भी था, एजुकेशन भी थी, और भी ज़्यादा जो नीड्स होते वो भी चीज़ें थी यहाँ पे अवेलेबल थी। भूमि और अन्य सभी संस्थाओं पर राज्य का स्वामित्व था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा फंसता चला गया। अब हम देख सकते हैं, ठीक है, जमीन पे भी और जो भी संस्थाएं होती है, हर जगह किसका शासन था, किसका स्वामित्व था, राज्य का। तब क्या हुआ, सोवियत सोवियत प्रणाली जो नौकरशाही थी ना, वो मजबूत होती चली गई, ठीक है। अब उसका शिकंजा जो है कसता गया। अब किसी एक के हाथ में पावर दे दो तो जाहिर सी बात है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपने असहमति को अक्सर चुटकुले और कार्टून में व्यक्त कर देते। अब यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, जैसे कि आज हमारे हैं, हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं थी। और आज़ादी भी नहीं थी, मतलब आज़ादी नहीं थी अपने भाव को अभिव्यक्त करने की, व्यक्त करने की। और फ्रीडम भी नहीं थी एक तरफ से। सब चीज़ तो राज्य का हाथ में, तो हमारे हाथ में है ही क्या, ठीक है। तो अपनी जो असहमति थी ना, वो कैसे करते थे यहाँ के लोग, अक्सर ना चुटकुले बनाते थे। मतलब कोई चुटकुला बना दिया या फिर कोई कार्टून के ज़रिए अपनी जो बातें हैं, अपने जो व्यक्त करना चाहते हैं वो जाहिर कर दिया, ठीक है। ऐसा होता था। संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी। जो संस्थाएं थी उसमें चेंजेस की जरूरत थी। राज्य में एक पार्टी ही थी जो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। अब जैसे कि मैंने बताया, एक ही पार्टी थी यहाँ पे, ठीक है। तो अब जवाबदेही नहीं रही। अब एक टाइम के बाद वो भी सत्ता जिस एक के हाथ में आ जाता है तो फिर वो ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है, अपनी चलाने लगता है। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। बट पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। अब देखो, 15 गणराज्यों को मिलाकर इस संस्कृति ने और बाकी मामलों के साथ समान, मतलब बाकी चीज़ों को देखते हुए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाया था, फिर सोवियत संघ बना था। लेकिन जो पार्टी थी उसने इनकी इच्छा को, मतलब जो लोग थे उनकी इच्छाओं को पहचानने से मना कर दिया। रूस का 15 गणराज्यों में हर मामले में प्रभुत्व था। अब रूस को हम देखते हैं, ये जो 15 राज्य थे इन सब में किसकी ज़्यादा चाहते थी, रूस की, ठीक है। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब वहाँ हथियार बना रहा है अमेरिका, ये भी यहाँ पे हथियार बना रहा है, भाई हमारे पास भी है ये, ठीक है। इस चीज़ को दिखाने में काफ़ी, मतलब इसकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों से पीछे रह गया। अब हथियार बनाता रह गया, तो जो भौतिक चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों को नहीं बना पाए, जैसे प्रौद्योगिकी और में ट्रैवल करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, कार वगैरह, ये सब चीज़ें बनाने में असफल रहा, पीछे हो गया। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। अब सबसे बड़ा कारण क्या था, 1979 में अफगानिस्तान में इसने मतलब इंटरफेयर किया, ठीक है। इससे क्या हो गया, सोवियत संघ की व्यवस्था और ज़्यादा वीक हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया, ठीक है। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई, मतलब रुक गई व्यवस्था। जिस हिसाब से चल रही थी चीज़ें वैसे नहीं चल रही है यह। नेक्स्ट है गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन। अब गोर्बाचोव कौन है ये देखते हैं, और सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पहला जान लिया हमने, मिखाइल गोर्बाचेव कौन है। ये 1980 के टाइम में मध्य सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, ठीक है। जान लिया आपने। इन्होंने इस व्यवस्था के सुधारने की कोशिश की। अब इन्होंने ट्राई किया कि हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो ये व्यवस्था है इसको सुधार देते तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा हमारा। पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। अब देख, जैसे कि मैंने बताया, होड़ लगी हुई थी कि भाई मुझे आगे बढ़ना हो, बोलते नहीं मुझे आगे बढ़ना, वही चीज़। गोर्बाचेव ने
गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। अब गोर्बाचेव ने दूसरा क्या मतलब, अब लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, ये जो हथियारों का होड़ है, कंपटीशन, इसको खत्म करते हैं, हम ना पश्चिमी के देशों के साथ संबंध बनाते हैं, नॉर्मल, ठीक है, रिलेशन बनाते हैं। और जो सोवियत संघ के लोग हैं ना, यहाँ पे लोकतांत्रिक रूप देने के मतलब थोड़ा फ्रीडम देते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं। ये फैसला किया किसने? गोर्बाचेव ने, जो बने थे 1980 के दशक में, क्या बने थे? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, ठीक है, मध्य सोवियत संघ के। पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया इसमें, ठीक है। पूर्वी यूरोप की सरकार एक के बाद एक गिर गई, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो गिरती चली गई, क्योंकि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। इनके साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। अब अंदर भी लोग खोखले हो गए, लोग भी थक चुके थे एक ही पार्टी का बार बार बने रहना गवर्नमेंट में, कुछ चेंजेस ना करना, तो लोग भी थक चुके थे अंदर ही अंदर। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथी थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया। जब 1991 में एक तख्ता पलट हुआ, अब देखते ये क्या था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी शासन में नहीं जाना चाहते थे। अब देखो, थोड़ा फ्रीडम दिया गोर्बाचेव ने, ठीक है, थोड़ा सा फ्रीडम दिया, अब लोगों को उसका चस्का लग गया। अब बोलते हैं ना, थोड़ा सा शहद चटा दिया तो सारी मधुमक्खी आ जाती है, तो वही सीन हुआ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा उनको दिया स्वतंत्रता, उसका स्वाद मिल गया, उनको अच्छा लगा, तब पुरानी शासन में जाना ही नहीं चाहते थे। एल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। एल्त्सिन, अब इनका नाम याद रखना, ठीक है। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस एल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। सत्ता मास्को, अब देखो यहीं से ना चेंजेस आएंगे, ठीक है, रूस से ही। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु मानते थे। मतलब जो बोलते थे कि हम संप्रभु हैं, हमारी फ्रीडम है, हम पर कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता है, ठीक है, वो वाले गणराज्य जो थे वो थे, ठीक है। मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। अब देखो, जो मध्य एशिया के गणराज्य थे वो नहीं चाहते थे अलग होना, वो स्वतंत्रता की मांग नहीं करते हैं, वो सोवियत संघ के साथ में रहना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, मतलब जो बड़े थे, अब उन लोगों ने ही कर दिया था, ठीक है, उनकी वजह से ये सब कुछ ये टूट गया सोवियत संघ, ठीक है। जो छोटे गणराज्य तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, ठीक है। सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य कौन कौन है? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। याद रखना इन 3 नामों को, कौन? रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है। इन लोगों ने ही पूरा तख्ता पलट कर दिया था, ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब जैसे कि पढ़ रहे हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। रूस सबसे बड़ा था, मतलब उसकी ही चलती थी पहले भी, ठीक है। तो जो सुरक्षा परिषद की सीट थी ना सोवियत संघ की, अब वो किसको मिल गई? वो गद्दी किसको मिल गई? रूस को मिल गई, ठीक है। सारी चीज़ें जो है रूस को ही मिलती है, सोवियत संघ की जो चीज़ें थी, ठीक है। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा रूस का था। अब वही जैसे कि मैंने बताया सारी चीज़ें, अब उसके जैसे एक राजा है, राजा के सत्ता खत्म हो जाता है, राजा मर जाता है, तो सारी चीज़ें जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, उसके बच्चे को मिल जाता है, तो वही सीन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चे भी कई सारे हैं, तो उसमें से जो बड़ा होता है उसको ही मिलता है, वैसे रूस को मिल गया, ठीक है। परमाणु संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका है। सो सैड, एक इतना बड़ा सोवियत संघ, मतलब मान सकते हैं 15
गणराज्यों को मिला के जो बना था वो खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या था विघटन होने का। सोवियत संघ के विघटन के कई कारण हैं। पहला तो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो गई थी, जिसके कारण उन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। यही सोवियत संघ के विघटन का कारण रहा है। अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई, मतलब बढ़ ही नहीं पा रही थी, आगे डेवलप ही नहीं हो पा रही थी इकोनॉमी। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि सोवियत संघ अपने संसाधन का एक बड़ा हिस्सा परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। ठीक है, मतलब एक जो बड़ा पार्ट होता है ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं लगाया उन्होंने, जो हथियार बनाने थे उन सब में लगा दिया। ठीक है, इस वजह से भी बोलते हैं। और संसाधनों का इस्तेमाल पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर किया, उनको अपने नियंत्रण में रखने हेतु। जो पूर्वी यूरोप के देश थे वहाँ पे ज़्यादा अपना संसाधनों का यूज़ किया, उन देशों को अपने साथ मिलाए रखने के लिए। पश्चिमी देशों की तरक्की की खबर सोवियत के लोगों को पड़ी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर को भाप सकते थे। हम लोग को थोड़ा बहुत भनक पड़ गया, भाई वो इतना डेवलप कर रहा है पश्चिमी देश और हम लोग कुछ डेवलप ही नहीं करते, थोड़ा अजीब लगता है ना। इस वजह से भी सालों से लोगों के धोखे में सालों से लोगों को धोखे में रखा गया कि सोवियत संघ आगे है, परंतु सोवियत संघ पिछड़ चुका था, जिससे लोगों को धक्का लगा। अब पहले बताया जाए कि हम आगे पहुंच चुके हैं, आगे बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, फिर बाद में पता चले कि नहीं हम तो बहुत पीछे हैं उनसे, वो काफ़ी डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, तो धक्का तो लगता ही है। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। सोच सकते हो 70 सालों तक एक पार्टी ने शासन किया है, अब जाके वो ख़त्म हुई है। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त थे। जो पार्टी के अधिकारी थे, नेता जन थे, उनको ज़्यादा पावर मिली हुई थी, नागरिकों के पास उतनी ज़्यादा पावर ही नहीं थी। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं का समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिमी की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया था। गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया, फिर सोवियत संघ टूट क्यों गया। मतलब अब इतना सब कुछ किया गोर्बाचेव ने, फिर क्यों हो गया, मतलब टूट क्यों गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे देखते हैं हम क्या आंसर हो सकता है इसका। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा, मतलब उमड़ जिसका अनुमान ज़्यादा शायद ही कोई लगा सकता। मतलब लोगों को थोड़ी फ्रीडम दे दी, चेंजेस लाने की कोशिश की, तो लोगों की आकांक्षा जो तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर, मतलब ज़्यादा ही बाहर निकल के आ गई, इस चक्कर में हुआ है ऐसा समझते लोग, जिस पर काबू पाना असंभव हो गया था। इसको हम दबा नहीं सके। वो जो गोर्बाचेव थे, सरकार दबा नहीं पाई लोगों की आकांक्षाओं को। ठीक है, लोगों का एक तबका कहता था गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे थे, मतलब उनको जल्दी चेंजेस चाहिए थे। कई ग्रुप्स ऐसे थे जो बोलते थे गोर्बाचेव ने जल्दबाजी नहीं की, बहुत धीमी गति से काम कर रहे थे। ठीक है, उनको स्पीड में काम चाहिए था, धीरज से नहीं। ठीक है, इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ, या बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा था। चेंजेस हो रहे थे लेकिन बहुत धीरे हो रहे थे, या फिर ना के बराबर हो रहे थे। दूसरे तबके के लोग सोचते हैं कि सोवियत संघ से फ़ायदा में, मतलब दूसरे और वो लोग जो सोवियत संघ से फ़ायदे में थे, मतलब जिनके पावर में है, वो तो समझेंगे कि भाई ये चीज़ें बनी रहें। तो बोले थे कि हमारे विशेष अधिकार को कम किया जा रहा है और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी स्पीड में भाग रहे हैं। जिनके पास पावर थी उनको ऐसा लग रहा था, जो सत्ता में बने थे। इस खींचतान में दोनों तरफ से समर्थन जाता रहा। अब वो लोग भी गोर्बाचेव के सपोर्ट में नहीं है, ये लोग भी नहीं है, तो दोनों तरफ खींच रहा, सीधे से भी खींच रहे, उधर से भी खींचे, तो बीच में से टूटेगी ही ना। तो वही हुआ सोवियत संघ के साथ, वो भी खत्म हो गया। इस तरह लगा कि गोर्बाचेव की नीतियाँ विफल हो गई। बस
इन सब के बावजूद भी संभवतः सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत संघ के लोग भी इसे दंग रह गए। मतलब इन सब के बावजूद भी सोवियत संघ नहीं टूटता। बाकी भाई इतना बड़ा साम्राज्य था, मतलब एक समझ सकते हो इतना बड़ा साम्राज्य तो कैसे टूट जाता। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। अब सभी लोगों के अंदर राष्ट्रवादी की भावना उमड़ चुकी थी और संप्रभुता की भी इच्छा उभर चुकी थी। ठीक है, इस चक्कर में हुआ है ये सब कुछ। इस उभार में शामिल थे रूस और बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे गणराज्य। ठीक है, इन सब के नाम याद रखने ना आप। ठीक है, राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभरना सोवियत संघ के विघटन का कारण था। ठीक है, लोगों को लगता था कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग थे। लोग क्या सोचते थे, जो मध्य एशिया के गणराज्य वही आंदोलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नस्ल के आधार पर और धर्म के आधार पर भी रूस के बाकी गणराज्यों से अलग थे। बट ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत जो गणराज्य समृद्ध थे, जैसे रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। जो ऊपर के लेवल के थे, समृद्ध थे, उन लोगों ने ये किया है। उनकी वजह से ये सब सोवियत संघ टूटा है, ना कि मध्य एशियाई गणराज्यों के जो छोटे मोटे देश थे उनकी वजह से। इन देशों के नागरिक मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग समझते थे और इन लोगों के नज़रों में यह भाव घर कर गई थी कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मतलब ऐसा सोचते थे जो छोटे देश हैं उनको हमें सपोर्ट करना पड़ रहा है, अपने संसाधन देने पड़ रहे हैं, उन पर ज़्यादा जोर देना पड़े, इस वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे वगैरह वगैरह, ये सब सोचते थे इस चक्कर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट तो नहीं होता है, ये पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए। मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए।